नमस्कार, एमएच वन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। लगातार हम बात कर रहे हैं एफडीआई के मुद्दे पर। एफडीआई का विरोध तब भी हो रहा था जब उसे पास कराया गया था लोकसभा में, और अब भी जारी है। आज भी सड़कों पर हजारों व्यापारी उतरे नजर आए, आम आदमी उतरे नजर आए। उनका कहना था कि उनकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की जा रही है, उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो लोग एफडीआई के पक्ष में हैं वो कहते हैं कि हम उन्हें और ज्यादा अच्छी रोटी देने की बात करते हैं, हम रोटी के साथ सब्जी देने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच ये आम आदमी के लिए फायदेमंद होगा, और एफडीआई का विरोध आखिर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी होंगे, उनसे भी बातचीत कराएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं आज क्या हुआ दिन भर, किस तरह से हंगामा बरपा, किस तरह से व्यापारियों ने आज पूरी दिल्ली में प्रदर्शन किया। रिटेल में एफडीआई को लेकर पूरे देश में सरकार के इस कदम का विरोध हो रहा है। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में एफडीआई के विरोध में भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। केंद्र सरकार ने जब से रिटेल में 51% एफडीआई को मंजूरी दी है, तब से बीजेपी इसका विरोध कर रही है। एफडीआई के विरोध में बीजेपी ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के इस कदम का विरोध किया। रिटेल में एफडीआई लागू करने पर बीजेपी का साफ कहना है कि इससे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी कंपनियां रोज नए ऑफर लेकर आएंगी जो छोटे दुकानदार नहीं दे सकते। दिल्ली के रामलीला मैदान में एफडीआई के खिलाफ आयोजित रैली में बीजेपी के नेताओं ने सरकार के इस कदम की आलोचना की। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने एफडीआई पर आश्वासन दिया था कि आम सहमति के बिना इसको मंजूरी नहीं दी जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर जल्दबाजी में फैसला लिया है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी छवि को सुधारने के लिए इस सरकार ने आनन फानन में यह फैसला कर लिया, और यह भी कहा था, इस सरकार ने संसद में खड़े होकर आश्वासन दिया था कि जब तक इससे संबंधित सारे स्टेक होल्डर्स, उनके साथ हमारी बातचीत नहीं हो जाएगी, जब तक कंसेंसस नहीं बन जाएगा, जब तक आम सहमति नहीं बन जाएगी, तब तक किसी भी सूरत में खुदरा व्यापार में पूंजी निवेश की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन बिना कंसेंसस बनाए, बिना किसी प्रकार की सहमति बनाए, अमेरिका के दबाव में आकर इस सरकार ने फैसला किया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने सरकार की आर्थिक नीतियों को गलत बताते हुए कहा कि सरकार के हिसाब से जो कंपनियां भारत में निवेश करेंगी उससे भारत की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन क्या भारत की अर्थव्यवस्था एफडीआई पर ही निर्भर है? यह सारी मल्टीनेशनल, सारी विदेशी कंपनियां फुटकर व्यापार में काम कर रही हैं। अजीबोगरीब हालात इस हिंदुस्तान में पैदा हो जाएगी। ज्यादा भाषण न करते हुए मैं सरकार के लोगों से यह पूछना चाहता हूं, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि आप मजबूत करना चाहते हो तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था अब विदेशी धन के माध्यम से मजबूत होगी? भारतवर्ष दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो चीन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन के बाद 120 करोड़ से अधिक की हमारी जनसंख्या है। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने भी एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। अरुण जेटली का कहना है कि बीजेपी आखिरी दम तक एफडीआई का विरोध करती रहेगी, क्योंकि बीजेपी देश के व्यापारियों और जनता के साथ है। व्यापारियों के समर्थन में देश भर में, संसद के बाहर इसका विरोध करती रही है। और मैं स्पष्ट कह दूं कि इसका राजनीतिक कारण नहीं है। कोई ऐसी नीति नहीं होती जो दुनिया के हर देश के अंदर लागू हो जाए और जिसका एक जैसा असर पूरी दुनिया में। मैं केवल 3 आर्थिक तर्क राजनाथ की बाइट हो रही है, निकाल ले। जो सरकार देती है अरे 2 मिनट उसके विरोध में देना चाहूंगा, और इसके आधार पर अपना विरोध इस नीति के संबंध में आपके समक्ष बताओ। मैं एफडीआई के विरोध में हुई इस रैली में एनडीए के संयोजक शरद यादव भी व्यापारियों के समर्थन में पहुंचे थे। शरद यादव ने भी एफडीआई के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खुदरा व्यापार है जिसमें लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं और करोड़ों लोग हैं, वो उनके रोजगार को आप
यानी बाजार के लिए दांव पे नहीं लगा सकते। इसलिए ये तो भारत बंद हुआ और पार्लियामेंट में भी बहस हुई, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। बीजेपी नेताओं के साथ साथ एफडीआई के विरोध में हुई इस रैली में सीपीआई नेता एबी वर्धन भी पहुंचे थे। वर्धन ने भी केंद्र सरकार के इस कदम को जन विरोधी बताया। एफडीआई के विरोध में दिल्ली के व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार कमला नगर, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट, तिलक नगर के बाजार बंद रहे। वहीं इस मौके पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष प्रवीण खांडेलवाल ने कहा कि वो व्यापारियों की इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एफडीआई इन रिटेल का व्यापारी विरोध कर रहे हैं और इसी की बानगी एक राजधानी दिल्ली में आज हमको देखने को मिली। व्यापारियों की तरफ से एक बड़ी रैली का यहाँ पर आयोजन हुआ और इसी पर बात करने के लिए प्रवीण खंडेलवाल जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, पहला जो डर है आपको लगता है कि एफडीआई के आने से व्यापारियों को ये सबसे बड़ा घाटा होगा, वो? देखिए, व्यापारियों का डर नहीं है, जो वास्तविकता है कि जिस बिजनेस मॉडल पर ये विदेशी कंपनियां काम करती हैं, वो बिजनेस मॉडल शुरुआत में लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना और उसके बाद कंपटीशन खत्म करके अपने मुंह मांगे दामों पर चीज़ों को बेचना है। और उससे खाली व्यापारी को नहीं, इस देश के आम नागरिक को, आम उपभोक्ता को भी नुकसान होता है। तो क्योंकि कंपटीशन अनइवन है, अनहेल्दी है, देश का व्यापारी किसी भी प्रकार के कंपटीशन से नहीं डरता है। लेकिन जिस मात्रा में सरकार उन कंपनियों को सुविधाएं दे रही है, जिस मात्रा में उनको जो सहूलियतें प्रदान की जा रही हैं, उसका आधा भी यदि वो देश के व्यापारियों को दे दे तो हम किसी का भी मुकाबला करने में सक्षम है। और भारत के जो हमारा परंपरागत व्यापार करने का तरीका है, उस तरीके को कोई भी विदेशी कंपनी आकर के उसके ऊपर कब्जा नहीं जमा सकती है। निश्चित रूप से हमारा ये मानना है। आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से प्रदर्शन किया पूरे दिल्ली के अंदर। और केवल दिल्ली की बात ना करें, देश के अलग अलग शहरों में भी इस तरह के प्रदर्शन की बातें लगातार सामने आई हैं, जहां व्यापारी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि क्यों एफडीआई के जरिए उनका काम धंधा उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान हैं, पहले आपका उनसे तारुफ कराते हैं। श्याम बिहारी मिश्र जी हैं, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ। श्याम जी, स्वागत है आपका। साथ साथ राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं और आजादपुर मंडी के अध्यक्ष भी हैं। एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ साथ हमारे नरेंद्र मदान जी मौजूद हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मदान जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है। यहां मैं सबसे पहले राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि सीधे सीधे आरोप ही आपके ऊपर है कि कहीं ना कहीं जो खत्म किया जा रहा है, जो सब कुछ छीनने की कोशिश की जा रही है, जो पोर्ट्रे किया गया है, वो आपके द्वारा हो रहा है। कहीं ना कहीं एक दबाव के तहत आप ये लोग काम कर रहे हैं। अमेरिका का दबाव बार बार कहा जाता है। आज जो रैली हुई उसमें भी बहुत सारे मुद्दे उठे, आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। मेरा ये कहना है कि ये विरोध सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है और सच्चाई से हटके है। इस देश में जो आज की तारीख में किसान को और उपभोक्ता को चीज चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। किसान को आप कहते हैं विदेशी आके देंगे, किसान को ना तो राजेंद्र जी विदेशी आके मैं वो भी बता रहा हूँ, किसान को ना तो वाजिब दाम मिल पा रहा है और ना ही उपभोक्ता को अच्छी चीज और रीजनेबल दाम पे मिल रही है। मैं ये कहूँगा कि विदेशी आके नहीं करेंगे। जब कंप्यूटर हमारे यहाँ आया तो वो भी विदेश से ही आया। अगर आपको कोई अच्छी चीज बाहर से ली जाती है या की जाती है और उससे देश की तरक्की होती है, ऐसे मोबाइल आप देख लें, अगर आप कहें मोबाइल हम अगर अपने यहाँ बनाते तो कब बनता? हर चीज शुरुआत में जिनके पास है उनसे ली जाती है और खुद सीख के आगे बढ़ा जाता है। ये जो एफडीआई आएगी, मैं तो ये कहूँगा जो हमारे माननीय मित्र विरोध कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं, वो उन व्यापारियों को ये सिखाएं, बल्कि बंद करें, इस बात पे करें कि व्यापारी मुनाफा रीजनेबल ले। हर बार आप मीडिया में जब भी कोई तेजी आती है दिखाते हो कि आजादपुर मंडी में चीज 15 रुपए बिक रही है और रिटेलर 40 रुपए बेच रहा है, तो क्या हम उस रिटेलर के साथ होकर उपभोक्ता को लुटवा दें? आप बार बार ये दिखाते हैं टेलीविजन पे कि 3 रुपए किलो का प्याज लिया और यहाँ 40 रुपए बिक रहा है, तो किसका साथ दें आप बताएं? उन लोगों का साथ ना दें जो इस परंपरा के खिलाफ हैं। और ये बातें कहनी कि पहले वो आएंगे कम रेट पे बेचेंगे फिर तेज रेट पे बेचेंगे, ये बातें उन देशों में हो सकती हैं जहां पर रेड़ी पटरी नहीं लगती, जहां पर घरों में दुकानें नहीं हैं, लोगों को मजबूरन 10, 5, 15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है
कोई चीज खरीदने के लिए, यहाँ हर घर के नीचे दुकान है, हर घर के साथ में रेहड़ियां लगी हुई हैं और उनके पास जो माल मिलेगा, एफडीआई के आने से मैं आज आपको एक बात बता दूं, रिटेल में रिटेलर मार्जिन व्यापारियों को कम करना पड़ेगा। मुझे चाहे व्यापारी लूटे देश का चाहे विदेश का, मैं तो लूट रहा हूं। आज की तारीख में मेरे साथ जो हो रहा है, जो मेरे देश का व्यापारी है वो एमआरपी पे सामान बेचता है। एमआरपी कंपनियां क्या करती हैं, इतना हाई रखती हैं कि 100% 50% का मार्जिन रखती हैं। फल सब्जी इत्यादि बिकता है, उसके ऊपर आप देखेंगे मंडी से 10 रुपए ले जाते हैं, आगे जाके 30 रुपए बेचते हैं। इसको कौन रोकेगा? इसको कंपटीशन रोकेगा। राजेंद्र जी, और वो मैं आपके पास आऊंगा। राजेंद्र जी, आप कहते हैं कंपटीशन रोकेगा, और बहुत सारी चीजें आपने कही कि कहीं एमआरपी की बात करें, कहीं ना कहीं रिटेलर जनता को ज्यादा लूटता है, जो थोक व्यापारी है वो लूटता ही है। श्याम जी, मैं जाऊंगा बदान साहब के पास भी, क्योंकि वो व्यापारियों के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उनसे भी जानूंगा क्या व्यापारी सचमुच ऐसा करते हैं। लेकिन श्याम जी, इस पर जिस तरह से उन्होंने एफडीआई की पूरी तारीफों का एक पूरा पुलिंदा हमारे सामने पेश किया, इसे आप क्या कहें? अब हम तो ये कहेंगे कि एफडीआई आ रही है रिटेल में जी। आदिकाल से इस देश का फुटकर व्यापारी गांव की पगडंडी पर बैठ करके और शहर की गलियों में बैठ करके आम उपभोक्ता को सामान पहुंचा रहा है, राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की चोटी तक। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा रिटेल है जो हम कर नहीं सकते और कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्चर है जो हम बना नहीं। लेकिन श्याम जी, मैं यहाँ एक सवाल, सिर्फ एक चीज, आप कहते हैं कि रेडी पर आज भी बेच रहा है राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर हिमाचल की चोटियों तक, लेकिन क्या आप नहीं चाहते वो भी थोड़ा तरक्की कर जाए? नहीं, तरक्की कर जाए तो वो तरक्की एफडीआई से नहीं होगी। वो तरक्की इस बात की होगी जो हमने मांग की है कि सरकार व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड दे, उनको सुविधाएं दे, उनको दुकानें बनावे। ये तो चीज़ ठीक है, परंतु आप कहो एफडीआई से उनका कुछ फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। और मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूं कि फुटकर का व्यापारी बहुत मुनाफा कमाता है। मैं लोकसभा में जब था तो लालू जी ने हमसे एक प्रश्न कर दिया था, क्योंकि हमें उस समय व्यापारियों का नेता कहा जाता था, कि एक नींबू एक किसान के यहाँ 8 आने का बिकता है और वो रिटेल में जाकर के 2 रुपए का बिकता है। मैंने उनसे लालू जी से पूछा कि मिनिमम वेजेज आपका 120 रुपया है और एक रिटेलर 200 नींबू बेचता है, इससे ज़्यादा उसके नहीं बिकते, 200 कहीं नहीं बिकते वैसे तो हमने कहा अगर एक रिटेलर 150, 200, 50 बेचे तो उसका दैनिक वेतन क्या होगा? आप इसको भी तो सोचें। मैं शर्मा जी के इस बात से सहमत नहीं हूँ कि फुटकर रिटेलर लूट रहा है, फुटकर रिटेलर उधार दे रहा है। हम कोई लिखा पढ़ी नहीं कराते, पहली तारीख को जब वेतन मिलता है तब वो आकर के मुझे दे जाता है। इतना एक परंपरा की, विश्वास की परंपरा, श्याम जी, उसको तोड़ने का काम किया। मैं यहाँ परंपराएं तोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन जब हम विकास की राह पर आगे बढ़ते हैं तो कुछ जो हमारी परंपराएं हैं पीछे भी छूटती हैं। मैं इस पर भी आऊंगा। मदान साहब, लगातार सीधे आरोप लगे रिटेलर पर, आप व्यापारियों के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहा जाता है कि लूटने का काम जो रिटेलर है, जिससे आम आदमी सामान खरीदने पहुंचता है, एक जाता है, उसे एक छोटी सी चीज के लिए होता है, सामान खरीदने जाता है, 100 रुपए की चीज उसे अक्सर 200 रुपए मिलती है। इस बात से आप भी इनकार नहीं करेंगे कि थोड़ी सी महंगी तो मिलती है, लेकिन एफडीआई जिस तरह से बता रहे हैं शर्मा जी भी, और जिस तरह से एफडीआई को बार बार बताया गया कांग्रेस की तरफ से भी कि इस चीज को खत्म कर देगी। मैं आपसे इस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहा था कि बिचौलियों का जो रोल है, जो कहीं ना कहीं मार्जिन को बढ़ा देते हैं, जो कहीं ना कहीं रेट को दुगना कर देते हैं, और महंगाई लगातार जैसे हिंदुस्तान के लोगों पर असर कर रही है, वो खत्म होगा, महंगाई कम होगी, आम जनता तक चीज उसके साथ पहुंचेगी। इसे क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आदरणीय राजेंद्र जी ने, क्योंकि ये जिस विषय से जुड़े हैं या जिस व्यवसाय से जुड़े हैं उस पे बात की थी, उसका ठीक उदाहरण, जैसे आपने 100% या 200% या 50% का कहा, आदरणीय मिश्रा जी ने बताया आपको, ये उनकी बात कर रहे हैं जो साइकिल पे सब्जी रख के घर घर बेचने जाता है। आजादपुर मंडी से जो चीज वो 3 रुपए की लेके जाता है, शाम तक उसकी 500 रुपए की भी सेल नहीं होती है। उसको ये उस तरीके से गिनते हैं जिसका उदाहरण उन्होंने दिया। अब जहां व्यापारियों की बात आप करते हैं, हिंदुस्तान का व्यापारी को आप किसी भी तराजू में तोल के देख लें, उसका मार्जिन कहीं भी 10% से ज्यादा नहीं आता है। और विदेशी कंपनियां जितनी भी आई हैं, आप उनकी बैलेंस शीट उठा के देख लें, वो 50% से नीचे काम नहीं करती हैं। नंबर 1। दूसरी बात, ये जो बात कह रहे हैं आज, ये प्रीडेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पॉलिसीज हैं। आप पीछे हिस्ट्री उठा के देखें, उसमें है
आज वो खरीद से कम मूल्य पे माल बेचेंगे। आप ऐसा मान के चलें, उनकी पहले से ही पॉलिसी रही है कि वो आएंगे, पहले अपना कंपटीशन खत्म करेंगे। जितने लोग यहां जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको खत्म करेंगे। जिस बात को ये कर रहे हैं वो यहां पर आकर के जो हमारा जिस साइज का, मान लीजिए सेब हम यहां जिस साइज का बिक्री कर रहे हैं, वो यहां पे आके कहेंगे कि ये वाला सेब तो इतने का है, लेकिन हम आपको 4 इंच मोटा सेब दे रहे हैं। ये हिंदुस्तान के व्यापारियों से लेने की बात कर रहे हैं, 30% की बात कर रहे हैं कि 30% जब एफडीआई आ जाएगी तो एसएमई से इंडिया से लिया जाएगा। वो भी कब? 5 साल के बाद उनकी टोटल इनपुट का, उनकी टोटल प्रिक्योरमेंट का 30%। पहले 4 साल तो 100% लाएंगे, तब तक हमारा व्यापारी खत्म हो चुका होगा। इसके बाद में वो हमें साइज बताएंगे कि साहब मुझे 4 इंच का सेब चाहिए, लेकिन ये मुझे इस क्वालिटी का इस चाहिए। बात को हम डिसाइड कैसे करेंगे कि वो ऐसा बताएंगे? हम बार बार कह रहे हैं वो आएंगे, वो पॉलिसीज बदलेंगे। हम पहले से एक पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित नजर आते हैं? मैं इस मुद्दे पर जांच करूंगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। कुछ हमारी मजबूरियां हैं और इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटे से